ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि अपने इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, और आप आज जो मैं बताऊंगा आपको तो काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा जो शायद आपको ना पता हो। ये बात पता होगा आपको कि 2004 से लेके 2014 के बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी। और इसमें ना अगर आप कभी डेटा देखोगे ना तो 2004 में इलेक्शंस हुए थे, 9 में हुए थे और फिर जाके 14 में हुए। 14 में तो मोदी जी आ ही गए थे, उससे पहले 9 और 4 में इलेक्शंस हुए थे। 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे ना वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस थे। उसमें जो कांग्रेस को नंबर ऑफ सीट्स मिली थी वो मिली थी अप्रॉक्सीमेटली 148 और बीजेपी को मिली थी 135, या उनके अलायंस को मान लो। मतलब एक बिल्कुल ही नेक टू नेक टफ कंपटीशन चल रहा था। और जब ऐसा टफ कंपटीशन होता है ना तो पॉलिटिकल बहस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई किसी ने भी अगर ढील छोड़ी तो दूसरा वाला पतंग काट देगा। तो ये वाला सीन हो रखा था। इसके पैरेलल में जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें भी एक नया मोड़ शुरू हो रहा था। नया मोड़ कैसे? पहली चीज़ तो ये थी कि 1999 में कारगिल का वॉर हुआ था और उस वॉर में पाकिस्तान जो है वो गंदे तरीके से हार गया। यूजुअली क्या होता है कि दो कंट्रीज में जब वॉर होता है ना तो कोई अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करता और दोनों ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम जीते हैं। लेकिन कारगिल का जो वॉर था वो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान हारा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बंदों को कारगिल मतलब आगे भेजा सोल्जर्स को। इंडिया ने बहुत ही प्यार से डिफेंड कर लिया और जो उनका पर्पस था, उनके सोल्जर्स थे वो फालतू में मतलब काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस उनका हो गया। जो भी उनके पर्पस था वो कभी फुलफिल हुआ नहीं। तो इस सिचुएशन में उसकी हार ही मानी जाती है जो अटैक कर रहा है। तो कारगिल की हार के बाद में ना एक तो इंटरनेशनल प्रेशर भी अच्छा खासा था कि भाई दोनों जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग भी कर ली है और उसके बाद में वॉर भी लड़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर ये था कि भाई पहले कौन अटैक करेगा, वो गलत है, सारे कंट्रीज उसके अगेंस्ट बोलेंगे, इस तरीके का प्रेशर रहता है। और उस टाइम पे तो वैसे भी ज़्यादा था क्योंकि दोनों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग करी थी। सिचुएशन ये हो गई थी कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक नया मेथोडोलॉजी को अपनाने की कोशिश करनी स्टार्ट करी, और वो नई मेथोडोलॉजी थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मतलब ये कि अब सरहद पे लड़ाई नहीं करेंगे हम इंडिया के साथ, वैसे भी सरहद पे लड़ाई करने का फायदा होता नहीं है, हर बार हार जाते हैं। अब हम इंडिया के अंदर जाएंगे और वहां से उनमें केओस क्रिएट करेंगे, और उसकी वजह से जो है इंडिया में जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड होगा और हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इकॉनमी पे नुकसान होगा, ओवरऑल इंडिया को बहुत नुकसान होगा। तो ये इनका पर्पस था। और इसी वजह से क्या हुआ कि 2004 के बाद में 2011 तक, जब तक कसाब नहीं आया, कसाब वाला जो पॉइंट था ना वो ब्रेकिंग पॉइंट था, जब हद हो गई वो वाली बात। तो 2004 से लेके बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं अंधे वाले, बहुत ही गंदे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और मतलब हर दूसरे दिन की खबर होती थी कि यहाँ ब्लास्ट हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। अब इस दौरान दो चीज़ें हो रही थी। पहला तो यह है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, है ना। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो तो यही करेगी ना कि जो पाकिस्तान चाहता है वो हम नहीं होने देंगे, है ना। तो कांग्रेस गवर्नमेंट की उस टाइम पे अप्रोच ये रहती थी, यूजुअली ये अप्रोच रहती थी, और ये मेरा एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं किसी पे थोप रहा हूँ, आप जो सोचना है वो सोचो, जो बोलना है वो बोलो। तो उस टाइम कांग्रेस की जो मेथोडोलॉजी रहती थी वो ये रहती थी कि पाकिस्तान के का जो भी पर्पस है उसको डिफीट करना है, उसको होने नहीं देना। तो पाकिस्तान अगर यहाँ पे इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड चाहता है तो हम एक नैरेटिव पुश करेंगे, और वो ये है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, या जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता। और ये वहीं से ही ये टर्म पैदा होनी शुरू हुई थी, क्योंकि ब्लास्ट तो हो रहे थे, अच्छे खासे लेवल पे हो रहे थे, और उसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का भी अच्छा खासा हाथ था, इसके कई सारे सबूत भी मिले। और प्रॉब्लम ये थी कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ उस टाइम पे, जितना रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिलता है उस टाइम पे ना, मैं इसको मैं प्रूफ के साथ भी बता देता हूँ आपको। प्रूफ क्या मतलब, एक विटनेस टाइप कह लो। उस टाइम ना यूएस के एम्बेसडर होते थे इंडिया में 2004 से 2009 के बीच में, डेविड मलफर्ड, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो देख लेना। तो डेविड मलफर्ड जो है, इनकी एक स्पीच है, और इस स्पीच में इन्होंने लंदन में बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2004 से 2009, 10, 11, 12 के बीच में इंडिया में बहुत सारे ब्लास्ट हुए हैं, और उसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का हाथ था, ये भी हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा था। लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे वो ये मानती थी कि भाई अगर पाकिस्तान पे हम अटैक करेंगे और उसके बाद में वॉर हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में, तो पाकिस्तान हारने लग जाएगा, और हारेगा तो फिर वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो इस वॉर का कोई एंड नहीं है, इसलिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट पाकिस्तान को रिप्लाई नहीं देती थी। और इस बात पे डेविड मलफर्ड जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं भी इस बात से एग्री करता था, लेकिन फिर जब बीजेपी का टाइम आया, मोदी जी का टाइम आया, तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करी। तो डेविड मलफर्ड की ही स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, कि कभी कभी बुली जो होता है ना, जो दूसरों को परेशान करता है, उसके मुंह पे कभी ना कभी मुक्का लगना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपको बुली करता ही रहेगा। इंग्लिश में बोली थी उन्होंने ये लाइन वैसे कि देयर इज नथिंग लाइक hitting or punching the bully in the face in the playground. There's nothing like punching a bully in the nose, you know, in the playground. डेविड मलफर्ड की ये लाइन थी, और ये बताती है कि उस टाइम जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो स्टेप्स वो नहीं लेना चाहती थी पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ खास, वो कि वो एट दी एंड न्यूक्लियर वेपन्स पे आ जाएगा और उसका कोई अंत नहीं है। तो ये तो हो गई बाहर की कहानी। अब थोड़ा सा मैं ये समझाता हूँ कि जब ये ब्लास्ट हो रहे थे ना, ये कई सारे ब्लास्ट हुए थे। दीमापुर में 2004 में बॉम्बिंग हुई, 2006 में वाराणसी में अटैक हुआ था संकट मोचन टेम्पल में, 2006 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, 2007 में समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन होती थी उसमें बॉम्बिंग्स हुई थी। ठीक है, ये जब ये सारे अटैक्स हो
हो रहे थे उस टाइम पे, चलो ये तो हो गया ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, पाकिस्तान इंडिया, कांग्रेस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर मैंने बताया आपको कांग्रेस और बीजेपी का कांटे की टक्कर चल रही थी। तो दिक्कत ये थी कि देखो दो नैरेटिव है यहाँ पे। बीजेपी की तरफ के जो राइट विंगर्स हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जान के ये करा कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, ये सारी चीज़ें करी, तो उन्होंने अपनी ब्रांड को भी पुश करा। मतलब वो सेकुलरिज्म उनकी ब्रांड रही है, उसको पुश करा। और वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो सिर्फ इस्लामिक एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती, वो हिंदू एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। ये राइट विंगर्स का मानना था कि कई ऐसे ब्लास्ट हुए जिनका या तो वो ब्लास्ट को ज़बरदस्ती उन ब्लास्ट को मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में होने की वजह से उन्हें ऐसे जोड़ा गया कि उन्हें हिंदू और जो भगवा टेररिज्म है, भगवा टेरर है, उन्होंने करा है। मतलब एक तरीके से हिंदू भी आतंकवादी होते हैं और हिंदुओं ने वो करे अटैक्स। तो मतलब उसका टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, ये शो करने की कोशिश करी है, ये राइट विंगर्स का कहना था। एक्चुअली बॉम्बिंग्स में थोड़ी बॉम्बिंग्स इस टाइप की थी भी, जैसे कुछ बॉम्बिंग तो थी कि भाई रेलवे स्टेशन पे हो गई, रेल के अंदर हो गई, ट्रेन के अंदर हो गई, मार्केट में हो गई, मंदिर में हो गई। और उनकी जो जिम्मेदारी है वो लश्कर तैयबा और ये जो इंडियन मुजाहिदीन वगैरह हैं, ये पाकिस्तान में बैठी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ले लेती थी जिम्मेदारी। कुछ बॉम्बिंग ऐसी हुई जैसे एक मस्जिद के अंदर हुई और मालेगांव में हुई, मालेगांव में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उन बॉम्बिंग की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और ये जो जगह है यहाँ पे, जैसे मालेगांव है, वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। तो 2006 में जब मालेगांव में अटैक हुआ था तो इनिशियली तो जो ATS था या ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो बॉम्बिंग हुई है ना, ये इनका भी जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा वगैरह से निकलेगा, ताकि हिंदू मुस्लिम हेट बढ़े इंडिया में। मुस्लिम एरिया में भी बॉम्बिंग करोगे तो हेट बढ़ेगी ना। लेकिन 2008 में मालेगांव में फिर से बॉम्बिंग हुई और उसमें जो है वो कहानी पलट गई। कहानी ये पलट गई कि एकदम से ATS जो है या NIA या फिर जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज थी वो ये कहने लग गई कि इसमें हिंदू एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है और वो बदला लेना चाहती हैं। पहले तो जो ATS था, जैसे मालेगांव में 2 टाइम पे बॉम्बिंग हुई थी, एक 2006 एक 2008। तो पहले जब 2006 में बॉम्बिंग्स हुई थी तो ATS का मानना ये था कि लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, ये जो ग्रुप्स हैं ये इसमें शामिल हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो और झगड़े हों और केओस हो। लेकिन 2008 में जब बॉम्बिंग्स हुई मालेगांव के अंदर, उसमें पूरा फोकस चेंज हो गया कि भाई इसमें जो है वो अभिनव भारत, एक तरीके से हिंदुत्व की टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो शामिल है। और इसमें जो हिंदू ग्रुप शामिल हैं उसमें इन्होंने जो एक बेसिक रीजनिंग बताई वो थी कि एक कन्फेशन था स्वामी असीमानंद का और उनके RSS से लिंक थे कि इन्होंने मतलब एक तरीके से कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके रिवेंज लेना चाहते थे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, और ऐसे ऐसे हुआ। ये 2010 की बात है। लेकिन बाद में जो स्वामी असीमानंद थे उन्होंने अपनी जो है स्टेटमेंट बदल के बोला कि ऐसा नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे फ्रेम करवाया, ज़बरदस्ती हमसे बुलवाया है प्रेशर के अंदर। और फिर इसमें बहुत सारे जो कन्फेशंस हुए ना, उसमें कई सारे लोगों का नाम भी आने लग गया, जिसमें से एक नाम था, बड़ा नाम, कर्नल प्रसाद पुरोहित। कर्नल, ये आर्मी में थे और ये बोला गया कि इनके आर्मी में ये थे तो इनके कनेक्शंस थे, इन्होंने RDX मंगाया। हालांकि पहले ये बोला जा रहा था कि RDX जो है वो पाकिस्तान से आया, पर फिर बाद में बोला गया कि इनके आर्मी से कनेक्शंस थे, इसलिए RDX जो है वो इन्होंने कहीं से जुगाड़ लिया। और बाकी BJP की प्रज्ञा ठाकुर, ये सब इन्वॉल्व थे। ये ऐसा कन्फेशन स्वामी असीमानंद जी से लिया गया। लेकिन स्वामी असीमानंद जी ने बाद में बोला कि ये कन्फेशन जो है ये जान के मेरे को फोर्स करके, पुश करके, परेशान करके या फिर मेंटली टॉर्चर करके जबरदस्ती करवाया गया। खैर अभी जो हुआ है 2025 में, वो केस चल रहा था जो उस टाइम पे शुरू हुआ था NIA की और ATS की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। जितने भी उसमें एक्यूज्ड थे, स्पेशली जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते थे, वो सारे के सारे जो है वो बरी कर दिए गए और उनके खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाया। जो भी एविडेंसेस थे वो सिर्फ मतलब या तो कहीं सुनी बात थी या फिर ऐसे एविडेंसेस थे जो वीक थे और कोर्ट ने उनको सबको छोड़ दिया। अब इसी बीच में आए महबूब मुजव्वर, इनका नाम सामने आया। ये ATS के ही एक ऑफिसर हुआ करते थे और इन्होंने बोला कि ATS में जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करा, मतलब ये ATS में थे ना, ज़बरदस्ती फोर्स करा कि तुम RSS के लोगों को उठाओ, अरेस्ट करो, और RSS के जो इस टाइम के हेड है मोहन भागवत, उनको आप उठा के लाओ। हालांकि महबूब मुजव्वर ने जो है वो टोटली उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरे को कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर परमिशन दिख नहीं रही कि क्यों कनेक्शंस नहीं दिख रहे, तो मैं नहीं करूँगा अरेस्ट। अब महबूब मुजव्वर का कहना है कि अभी की ये उनकी ही बोला हुआ है कि उन्होंने जब मना कर दिया तो उनके खिलाफ कई सारे ऐसे केसेस ज़बरदस्ती उठाए गए, फेक केसेस, और उनको जो है बहुत परेशान करा गया
और उनको टॉर्चर करा गया, मेंटली टॉर्चर, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया और उनका जो 40 साल का करियर था वो खराब करके रख दिया गया। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हिंदू एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस कोई ऐसी शामिल थी जिन्होंने अटैक किए, रिवेंज अटैक करे, रिवेंज ब्लास्ट करे, तो फिर उन्होंने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मतलब एक चीज़ सोचने वाली है ना कि अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्ब ब्लास्ट करती है ना तो वो जिम्मेदारी लेंगी ना, क्योंकि उनका तो पर्पस ही वो है। भाई ब्लास्ट कर रहे हो तो वही तो पर्पस है ना तुम्हारा। अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो फायदा ही नहीं हो रहा, क्यों कर रहे हो फिर? और अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में चल रहा है कि भाई रिवेंज लेना है, बदला लेना है, हमारे टेम्पल में अटैक हो रहा है तो हम भी उसके रिवेंज में कहीं अटैक करेंगे, अगर ऐसा कोई सोच रहा है, उसकी जिम्मेदारी कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो उसका पर्सनल रिवेंज हो गया। मतलब उसको पीछे बैक सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है ये करने पे, लेकिन वो पर्सनली ऐसा काम कर रहा है। तो फिर भी इसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये हिंदुत्व की टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसके पीछे लोग खड़े ही नहीं हो रहे। तो मैं सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ, मैंने आपको हकीकत बता दी, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो अजीब थी। जैसे देखो, कर्नल प्रसाद पुरोहित का नाम सामने आया और ये 2008 के आसपास की बॉम्बिंग्स हुई थी मालेगांव में। एट द सेम टाइम आपने शौर्य मूवी देखी होगी जो 2008 में ही आई थी और जिसमें एक मतलब आर्मी ऑफिसर को दिखाया गया है कि उसके मन में बहुत हेट है। के मेनन की मूवी है। क्या इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है कि भाई आप इतनी जल्दी प्रोपेगेंडा रन कर रहे हो कि एक आर्मी मैन को इतनी हेट दिखा रहे हो और फिर वो क्या आप जाहिर क्या करना चाहते हो? और लोग जो आज बोल देते हैं ना गोदी मीडिया, हालांकि मैं भाई ये मानता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करो टाइम टू टाइम, है ना, और ये भी देखो कि भाई कोई सी गवर्नमेंट किस टाइम पे सही है किस टाइम पे गलत है। मेन बात ये है कि भाई जैसे आज बोलते हैं ना कि ये लोग पावर में है, बीजेपी पावर में है तो वो अपना प्रोपेगेंडा रन करती है, उनकी मीडिया ये वो। हमेशा ही ऐसा हुआ है, हमेशा ही ऐसा हुआ है। जो पावर में होता है वो अपना सिस्टम चलाता है। हमारा काम है कि हम फैक्ट्स को सही तरीके से रखें और उसके बाद ना यार देखो, हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि भाई एक सीधी पगडंडी है इसके बस उस पर सीधे सीधे चलना है। हर इंसान का अपना सोचने का तरीका है, उसका अपना थोड़ा बहुत बायस्ड इंसान हर कोई होता ही होता है, क्योंकि ट्रुथ भी तो बायस्ड है ना। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा रन कर लो, हिंदुत्व के नाम पे या हिंदू रिलीजन के नाम पे जो टेररिज्म है ना जो हुआ है, वो किसी और रिलीजन के नाम पे जो टेररिज्म हुआ है उसके इक्वेट नहीं कर सकते आप। और अगर आप कर रहे हो तो फिर उसके बाद अगर आप मेरे से या मेरे जैसे इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जाके दोनों के लिए 2-2 मिनट बोलूँगा, नहीं भाई, क्यों? एक के लिए सिर्फ 10 सेकंड बोला जाएगा, 20 सेकंड, और एक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बोला जाएगा, क्योंकि जो जैसे है वैसे दिखाया जाना चाहिए। इसमें न्यूट्रल ये होता है। खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं, मैंने आपको समझाया कि क्या हुआ था उस टाइम पे और कैसे हुआ था। इसके अलावा बाकी आपको कुछ लगता है, कुछ बोलना हो, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी हो, कुछ सजेस्ट करने हो, तो मिलते हैं नीचे कमेंट्स में।